गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजी के अंदर सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सबसे बेसिक चैप्टर है। सबसे बेसिक चैप्टर है क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल ही होती है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कह रहे हो, ऑर्गेनिज्म लिविंग है, तो वो कम से कम एक सेल का तो बना हुआ होगा। अब सेल को आप डिफाइन ही कैसे करते हो? सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर स्टार्ट जब हम करते हैं तो चैप्टर का नाम ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिटेल्स बताता है। तो चैप्टर का नाम सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कह रहा है कि लाइफ की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट होती है उसको सेल कहते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसे कह सकते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको आप लिविंग कह रहे हो वो कम से कम एक सेल का तो बना हुआ होगा। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है? सेल किसे कहते हैं? कंटेंट ऑफ चैप्टर की अगर हम बात करें तो हम क्या पढ़ते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर? व्हाट इज सेल? सेल किसे कहते हैं? सेल कितने टाइप्स की होती है? क्या दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है सब एक जैसी सेल के बने हुए हैं? नहीं, डिफरेंस होता है। तो वो क्या डिफरेंस होता है? टाइप्स ऑफ सेल के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर मेनली हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की? सेल डिस्कवरी के बारे में सेल डिस्कवरी, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी? और ये डिस्कवरी कैसे हुई थी, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर हुई थी, उसके बारे में हम कुछ डिटेल पढ़ते हैं। फिर सेल के शेप और साइज के बारे में। क्या दुनिया के अंदर जितनी भी सेल प्रेजेंट होती है सभी एक जैसे शेप की होती है? क्या दुनिया में जितनी भी सेल प्रेजेंट है सभी का साइज सिमिलर होता है? डिफरेंस होते हैं। तो वो क्या डिफरेंट शेप और साइज होती है सेल की, उनके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद सेल थ्योरी क्या होती है, किसने दी थी, इसके बारे में हमें बात करनी है। आफ्टर दैट सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में हमें पढ़ना है। सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऑर्गेनेलिज के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसमें हमें लाइक न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, और ये इन सभी के फंक्शन डिटेल में इस चैप्टर के अंदर हर एक ऑर्गेनेल को डिटेल में, हर एक ऑर्गेनेल का फंक्शन डिटेल में पढ़ना है हमें। क्या, कौन सी ऑर्गेनेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है सेल के अंदर? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके भी टाइप्स RER, SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडीज भी इसे हम कह सकते हैं। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स किसे कहते हैं? और वैक्यूल्स क्या हैं? बहुत सारी, और हर एक ऑर्गेनेल को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो कंटेंट ऑफ चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? बेसिक चैप्टर है बायोलॉजी का। लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कह रहे हैं तो कम से कम एक सेल का वो ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए, तभी हम उसको लिविंग कह रहे हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म
एक सेल का बना हुआ है, एक सेल पर उसकी पूरी एग्जिस्टेंस है, तो उसकी वो एक सेल सारे परफॉर्म कर सकती है, लाइक एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन जो भी वो ले रही है, तो वो एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म कम से कम एक सेल का तो बना हुआ हो, एक इससे छोटी कोई भी एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो इस सेल में ऐसा क्या होता है कि इससे इतनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, उनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। वो सारी चीज़ें क्या प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, इतनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है सेल में, सेल क्या है, फिर वो सारी सेल के टाइप्स पढ़ने के, एक ही टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टाइप में डिफरेंस हमें पढ़ना है, क्या डिफरेंस होता है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, और सेल दुनिया में प्रेजेंट है वो सब एक ही जैसी शेप के हैं, नहीं अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने अंदर ही सेल की बात करें तो आरबीसी की शेप अलग है, नर्व सेल की शेप अलग है, ठीक है, और मसल सेल की शेप अलग है, स्पिंडल शेप की होती है, नर्व सेल लॉन्ग और ब्रांच होती है। इनकी शेप इस बात पर डिपेंड करती है कि सेल हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है एग्जैक्टली, इस बात पर डिपेंडेंट नहीं है सेल की शेप और साइज की कि किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, ऑर्गेनिज्म छोटा है या बड़ा है, सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन भी दे रखी है, सेल का सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पर उसका साइज डिपेंडेंट होता है, इस बेस पर शेप और साइज होती है सेल की कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अगर मेरे अंदर नर्व सेल है और नर्व सेल का काम क्या होता है, मैसेज को ट्रांसफर करना, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नर्व सेल, आपके अंदर भी नर्व सेल का काम क्या होगा, मैसेज को ट्रांसफर करना ही, तो वो लॉन्ग और ब्रांच ही मिलेगी, ठीक है। अंदर उसके अंदर डेंड्राइट्स होते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं, एक्सोन है आगे ट्रांसमिट करते हैं, ये अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। तो हर एक चैप्टर एक तो बायोलॉजी का लिंक्ड होता है दूसरे चैप्टर से, ठीक है, तो वो इंटरकनेक्शन हमें समझ में आना चाहिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पढ़ रहे हैं। तो शेप और साइज, जैसे साइज सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा की होती है, पीपीएलओ क्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एक बैक्टीरिया का नाम है, ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग की होती है, ऑस्ट्रिच एग की सबसे बड़ी सेल होती है। तो अलग अलग शेप और साइज हो सकते हैं इनके, तो उन शेप और साइज की बातें करनी है कि कितने टाइप्स की किस शेप की और साइज की सेल प्रेजेंट है। फिर सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, इस थ्योरी के बारे में भी हमें डिटेल में चर्चा करनी है इस चैप्टर के अंदर। स्क्लीडन और स्वान 1838 और 1839 में इन्होंने पहले हाइपोथेसिस दी थी। हाइपोथेसिस और थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है कि थ्योरी का हमें प्रूफ मिल जाता है जब हम उस हाइपोथेसिस को थ्योरी कहते हैं। हाइपोथेसिस आपने जनरल कोई स्टेटमेंट दे दी लेकिन उसका अभी कोई प्रूफ नहीं है, तो आप उसको बोल देते हो कि ये हाइपोथेसिस है। थ्योरी का मतलब क्या होता है कि आपने उसका प्रूफ दे दिया है, तो आप उसको थ्योरी बोल सकते हो। तो उस सेल थ्योरी के बारे में, सेल के बारे में कुछ बातें हुई थी। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे स्क्लीडन क्या थे, बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया था, सारे प्लांट सेल से बनते हैं। और जूलॉजिस्ट थे स्वान, तो उन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया था, सारे एनिमल सेल से बनते हैं। तो कंबाइंड एक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बनते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, बाद में इसने रुडोल्फ विर्चो ने इसको मॉडिफाई भी किया। तो डिटेल में हर एक टॉपिक को पढ़ना है इस चैप्टर। अभी हम कंटेंट की बात कर रहे हैं कि क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में कि आप एक सेल से बाहर नहीं जा रहे हो। इफ़ यू सी कि आप सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ये एक सेल है तो इसी सेल के अंदर मिलेंगी ये सारी ऑर्गेनेलिज। वो बात अलग है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो सारी ऑर्गेनेलिज नहीं मिलेगी, यूकैरियोटिक है तो मिलेगी। वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जब डिफरेंस जानेंगे तब समझ में आएगा। तो वो हम सिर्फ एक सेल के अंदर की बात कर रहे हैं अभी, एक सेल में क्या प्रेजेंट होता है। तो ये सारी ऑर्गेनेलिज जो मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पर, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, हर एक ऑर्गेनेलिज को डिटेल में पढ़ना है। ये एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, सेल से बाहर नहीं जा रहे हैं अभी हम। सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। फिर बहुत सारी सेल को मिलाकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, बहुत सारी सेल ने मिलकर टिश्यू बनाए हैं, टिश्यू से ऑर्गन बन गए। ऑर्गन जैसे टिश्यू की बात करें तो कौन से टिश्यू प्रेजेंट है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, है ना। तो ये मस्कुलर टिश्यू, ये हम टिश्यू चैप्टर में, सेल के बाद दूसरा जो चैप्टर पढ़ते हैं टिश्यू चैप्टर पढ़ते हैं उसमें पढ़ेंगे। तो मैं बता रही हूँ सारे चैप्टर लिंक्ड होते हैं। टिश्यू चैप्टर में अलग अलग टाइप के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी सेल कंबाइन कर करके टिश्यू बनाती हैं। फिर ये टिश्यू
कंबाइन होकर ऑर्गन बना रहे हैं। जैसे ऑर्गन हमारे अंदर हार्ट एक ऑर्गन हो गया, लिवर, किडनी, लाइक बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट है। फिर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये हर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। ये आप जैसे मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर बताया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेलुलर लेवल पर ही रह जाते हैं, उनमें सिर्फ सेल प्रेजेंट होती हैं। कुछ के अंदर सेल जुड़ जुड़ के टिश्यू बना लेते हैं, कुछ ऑर्गन सिस्टम और फिर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो वो क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं किस ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ सेल प्रेजेंट है, किसके अंदर सेल कंबाइंड होकर टिश्यू बना रही है, और किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं। वो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं। लेकिन इतनी जनरल बात हमें पता होनी चाहिए कि सेल कंबाइंड होकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जैसे हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम आप पढ़ते हो, ऑर्गन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ये सारे ऑर्गन सिस्टम आप पढ़ते हो, ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलाकर पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो जो सबसे बेसिक यूनिट है सेल, पहले हम इस चैप्टर में इसकी बात करेंगे। इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है जो इतनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहा है। अब हम बात करें तो आप ये कह सकते हो कि इतनी बेसिक चीज़ तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये कोई अदर सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट भी बता सकता है ये चीज़ की माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया एक कंसेप्ट अगर हम समझे कि एनर्जी बना सकता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हो। एनर्जी तो बना ही रहा है, अल्टीमेटली हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑर्गेनेल में बनती है, तो वो एनर्जी तो ये बना रहा है, तो इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है। तो इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं कह सकते। वो क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। एनर्जी बनाने के लिए फूड भी तो चाहिए इसको, उसी का ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एब्सेंस में ये एनर्जी बनाएगा। तो वो फूड कहाँ से मिलेगा? फूड जैसे क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये इनकी हेल्प से फूड सिंथेसाइज होता है। तो डिपेंडेंसी तो हुई ना, डिपेंड तो कर रहा है इस पर, क्लोरोप्लास्ट पर, उस फूड के लिए। वो फूड मिलेगा तभी तो ये ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाएगा। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर होता है इनका। तो किसी ये सारी ऑर्गेनेलिज अलग अलग परफॉर्म कर रही है फंक्शंस। ये राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग कहते हैं। ये एक एक ऑर्गेनेल की फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। तो किसी भी ऑर्गेनेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, सब मिलकर कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रही है और सारी सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे। तो इस आई होप बेसिक इस टॉपिक का क्लियर हुआ होगा। तो ये व्हाट इज सेल का जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है उसी का आंसर है ये, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कुछ भी कह सकते हैं। सेल को सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होती है। इससे छोटी कोई भी एंटिटी का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एक सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं और वो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, अलग अलग शेप और साइज़ की सेल, कौन कौन सी शेप और साइज़ की सेल प्रेजेंट हैं, थ्योरी के बारे में, और बाकी हर एक ऑर्गेनेल को डिटेल में हम पढ़ेंगे।